दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। देखो करंट होता है डायरेक्शनल फ्लो किसी का, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये स्केलर होता है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और वहीं पे एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। देयरफॉर इससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्यू से, इसको हम लिख सकते हैं आई डॉट डी टी, ठीक है। चार्ज इक्वल्स आई डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं यदि वेरिएबल करंट हुआ तो, है ना। और एवरेज को हम लोग जानते हैं, एवरेज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। एवरेज हम लोग इस तरीके से लिखना जानते हैं। तो ये था इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। नाउ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस कंडक्टर का बात करें तो देखो इसमें हम लोग वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कंडक्टर से बैटरी कनेक्टेड है ना। बैटरी यहाँ पे वी वोल्ट का बैटरी या जो भी होगा यहाँ पे इसका कनेक्टेड है। अब क्या होगा इसमें हमें ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसे यहाँ पे प्लस इधर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा। तो यदि देखा जाए तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल्स वही मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स फोर्स बटा मास हो जाएगा। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात किया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, देखो वेलोसिटी इक्वल्स होता है एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। तो ये हो गया अपने पास एक्सेलेरेशन ये वाला इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, और ये जो हमारे पास वेलोसिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, विच इज एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे करंट को हम लोग लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, ठीक है। इसको हम लोग वीना करके भी याद कर सकते हैं, वी ई एन ए, ठीक है, वी ई एन ए ऐसे करके भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, या फिर एन ई ए वी डी करके भी इसे याद किया जा सकता है, समझे। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एन का वैल्यू ये होता है ना। और यहाँ पे ए है क्रॉस सेक्शन एरिया और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो ये होता है करंट का फॉर्मूला यहाँ पे ना। ओम्स लॉ आप लोग जानते हो, वी इक्वल्स आई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी देख रहे होंगे, ये रहा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रखना। कंडक्टिविटी का बस याद रख लो, रेसिस्टिविटी तो बस 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन ई का स्क्वायर टी बटा एम, ठीक है। इसे याद कर लेना भाई, अब जैसे भी इसे याद करना हो लेकिन इसे याद कर लेना, ठीक है। एन ई का स्क्वायर टाउ बटा एम, ठीक है, एन ई का स्क्वायर टाउ बटा एम, एन ई टू टी बटा एम, एन ई टू टी बटा एम, ठीक है। बस इसी का उल्टा कर दो, आपका रेसिस्टिविटी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इक्वल्स होता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से इस रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है यह लिख सकते हैं विच इज मास बटा एन ई का स्क्वायर टी और एल ए आ जाएगा। और क्या होता है पोटेंशियल इक्वल्स होता है आई इंटू आर। तो आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, बस उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, अपना माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ आ जाएगा विच इज आई एम एल बता एन ई का स्क्वायर टी ए, ठीक है। इससे भी हो सकता है आपसे कोई रिलेशन बना के क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट यही वाला आपसे एक्सप्रेशन ही ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है। तो इससे अच्छे तरीके से याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट था ये कंडक्टिविटी का ये वाला फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, ना ही मोबिलिटी जो है ये डिपेंड नहीं करता ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। अब इस पे मोबिलिटी आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमें इसको आगे खोल के लिखना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बटा एम, और नीचे आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगा तो यहाँ पे आ गया ई टाउ बटा एम। अब इसमें ना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो मोबिलिटी जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो करंट डेंसिटी को हम लोग जैसे डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे एरियल डेंसिटी का बात चल रहा है, देयरफॉर हम लोग यहाँ से आई को लिख सकते हैं जे डॉट ए, है ना। और इसी को डॉट को हटाने के लिए डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो करंट हो जाएगा जे डॉट ए एंड इसी को लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा, ठीक है। इस चीजों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे जो एंगल लेंगे ना, एंगल इस आई और ए के बीच में वाला एंगल लेना, यानी कि वही जो करंट डेंसिटी रहेगा, करंट डेंसिटी और ए के बीच का हमें एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो मान लो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो करंट डेंसिटी भी इधर ही होगा। और एरिया ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया इस तरफ है, ठीक है। ये जो है ना ये सरफेस है, ये सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। सो देयरफॉर ये वाला एंगल यहाँ से कंसिडर किया जाएगा। अब देखो क्या चीज है, J इक्वल्स सिग्मा इंटू ई भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। J इक्वल्स
यानी कि करंट डेंसिटी इक्वल्स सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। और यहाँ पे कंडक्टिविटी को 1 अपॉन रेसिस्टिविटी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रख लेना आपको, है ना। ये आपका बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को ओम से डिनोट करते हैं, ये होता है स्केलर। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब यदि हम लोग इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, सो ऊपर एल से मल्टीप्लाई करो, नीचे एल से मल्टीप्लाई करो, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया और ऊपर एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यदि हम लोग ऊपर एरिया और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया और नीचे ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास दिया हो कि लेंथ कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। लेंथ अगर कांस्टेंट रहेगा सो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, और यदि एरिया कांस्टेंट रहा तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसा भी कई जगह रिलेशन बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेंथ वगैरह कांस्टेंट लिया था और वॉल्यूम में रिलेशन देखा था, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट लिया था, वॉल्यूम में रिलेशन देखा था, लेकिन वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट हो सकता है ना। सो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो और लेंथ के टर्म्स में आंसर पूछा हो तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया के टर्म्स में पूछा हो तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। सो देखो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यदि इसमें एरिया कांस्टेंट दे दिया हो, ठीक है, ये अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। वॉल्यूम कांस्टेंट और एरिया चेंज हो रहा हो तो ये करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट और लेंथ चेंज हो रहा हो तो इससे हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और यदि डायरेक्ट एरिया ही कांस्टेंट दे दिया हो तो सिंपल सा रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, और यदि लेंथ कांस्टेंट दे दिया हो तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यदि परसेंटेज चेंज का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं एरर एनालिसिस लगा के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टेम्परेचर वेरिएशन। तो टेम्परेचर वेरिएशन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में देखना है। तो देखो कंडक्टर जैसे कि मेटल हो गया, इंसुलेटर है ना वगैरह, नॉन मेटल्स वगैरह हो गया, ठीक है। अब देखो कंडक्टर में एक ट्रिक बता देता हूँ, टेम्परेचर, बस इसी से हो गया, इसको बस लिख दो TEMPR, बात खत्म। सो देखो कंडक्टर में, कंडक्टर यानी कि मेटल, एम फॉर मेटल आ जाएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर का लिख दो यहाँ पे, है ना, TEMPR। टी का काम है, में ई का काम है और आर का काम है, ठीक है। सो देखो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल में रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। वही कहानी यहाँ पे देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस मेटल्स में बढ़ रहा है, और सिमिलरली तब रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, है ना। और इसमें रेंडमनेस भी बढ़ता है, और यदि रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, देखो रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पे कंडक्टिविटी कम होगा और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कम हो जाएगा। और इसी का सेम उल्टा हमें इसमें देखने को मिलता है इंसुलेटर में। इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बट यहाँ पे जो कंडक्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम है इसमें घट रहा था, इसमें बढ़ेगा, और इसमें रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इसमें बढ़ रहा था, इसमें घटेगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। देखो कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस का बस इस ट्रिक को याद रखना, इसमें इस तरीके का होता है जिसमें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस आता है, ठीक है। ट्रिक क्या है, BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। BBROY रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट एंड गोल्ड एंड सिल्वर। समझ में आ गया। स्टार्टिंग यहाँ से 0 से करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें भी सेम वही है और इसमें भी वही है, यहाँ पे बस 10 की पावर लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से करना है। और यहाँ पे गोल्ड के सामने टॉलरेंस आ जाता है 5% और सिल्वर के सामने इसका टॉलरेंस आ जाता है 10%। समझ में आ गया। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसका लिखना है, तो ट्रू 400 प्लस माइनस 120 दिया हुआ है। पहले इसको 2 डिजिट में तोड़ो तो इसका 2 डिजिट यहाँ पे 24 और बाद वाले को हम लोग यहाँ पे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि 120 2400 का कितना परसेंट है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज भी दिया जा सकता है या नंबर दिया जाए। तो 120 अगर आप रेगुलेट करोगे तो 2400 का 5% निकलता है। अगर इसका कलर कोड लिखा जाए तो 2 के लिए आता है रेड, 4 के लिए हो जाता है आपके पास येलो, ठीक है, 10 की पावर 2 के लिए हो जाएगा आपके पास रेड, और 5% हो जाता है आपके पास गोल्ड का। समझ में, इस तरीके से करना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ जाओगे। अच्छा यदि इसका लिखना हो तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहला ब्राउन है तो ब्राउन के लिए आएगा 1, फिर ग्रीन के लिए आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, अब रेड के लिए आ जाएगा 2 प्लस माइनस टॉलरेंस, गोल्ड है तो गोल्ड के लिए आ जाएगा 5%, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस वाले का। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप देखो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ए से बी पे जा रहा है और 2 एम्पियर का करंट जा रहा है यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब हमें चलते जाना है, यहाँ पे इस पे चलते जाना बी पे, तो VA इस पे जितना भी ड्रॉप होगा इस पे कितना ड्रॉप होगा, इस पे V इक्वल्स IR, तो I यहाँ पे है ये और R ये, तो टोटल 4 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप होगा। और इस पे देखना, यहाँ पे देखो यदि हम लोग बड़े डंडी से छोटे डंडी पे जाते हैं तो माइनस लेंगे
और छोटे डंडी से बड़े डंडी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे फिर प्लस लेंगे, ठीक है। अब ये फिर माइनस रेसिस्ट, इसमें क्यों माइनस लिया गया यहाँ पे, क्योंकि अगर करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग इधर से इधर आते हैं और करंट इधर जा रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग इस वाले को प्लस लेते हैं, समझ में आ गया। लेकिन यदि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा, और इस पे छोटे डंडे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे अगेन से माइनस लेना पड़ेगा, और इस पे भी -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 × 1 -2 इक्वल्स इस वाले का पोटेंशियल हो गया। बस यहाँ से अभी हम VA माइनस VB कर लेंगे और इस वाले को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 दोनों 9 वोल्ट हो गया हमारे पास ही। और देखो यदि आपके पास इस तरीके का डायग्राम दिया हो तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ रूल अभी हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है जंक्शन रूल, है ना, और ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। जंक्शन रूल, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टोटल आउटगोइंग चार्ज होगा, जितना टोटल आएगा उतना निकलेगा, तो 5 3 8 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। नाउ सेकंड रूल का बात किया जाए तो इसका लूप रूल होता है, ठीक है। एंड डेल्टा वी इन क्लोज लूप इक्वल्स 0। एक्चुअली यही चीज है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ए से चलेंगे और ए पे आ जाएंगे, ठीक है। तो VA माइनस VB, ठीक है, मतलब VA माइनस V इक्वल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे, मतलब VA से चलेंगे और VA तक ही पहुंचेंगे, है ना। तो डेल्टा V जो है क्लोज लूप में वो 0 हो जाएगा, जो डेल्टा B है ऑब्वियसली वो 0 होगा, ये दोनों यहाँ पे सेम ही रहेगा। जैसे इस तरफ देखो, यहाँ से P पे चल रहे हैं और P पे आ रहे हैं, सो डेल्टा V यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकाले तो P से चले तो VP, और इधर यदि आ रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा, बड़े डंडे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस जो भी इसका यदि रेसिस्टेंस है तो IR इक्वल्स VP। सो देयरफॉर VP माइनस VP इक्वल्स हो जाएगा -V प्लस IR, ठीक है, विच इज 0। ऑब्वियसली V माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, समझ में आ गया। यही चीज होता है और ज्यादा कुछ नहीं हो। और लूप रूल जो है, ये लूप रूल आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है। जंक्शन रूल आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, समझ गए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज में तो ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, इसमें करंट सेम होता है सीरीज में और वोल्टेज डिफरेंट होता है, ठीक। करंट इसमें सब में सेम होगा और वोल्टेज यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। और पैरेलल में देखा जाए तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 होता है। इसमें करंट डिफरेंट होता है सभी में, है ना। करंट जो यहाँ पे जाएगा देखो, इसमें I1 I2 जा रहा है, बट इसमें इस पॉइंट पे इस दोनों के अलोंग वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी V वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी V वोल्टेज होगा, समझ में आ गया। इस तरीके से करना है आप लोग को। चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस देखा जाए तो डेल्टा R बाय R नोट इक्वल्स होता है अल्फा डेल्टा T, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको डेल्टा R को लिख सकते हैं हम लोग RT माइनस R नोट, यानी कि R एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T माइनस R नोट, ठीक है। तो RT बराबर हो जाएगा R नोट 1 माइनस अल्फा T, ठीक है। और ये जो R नोट लेते हैं ना, एक्चुअली ये हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं और अल्फा भी हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला का हमें एक्चुअली इस्तेमाल करना रहता है ना। और तो यही हो जाएगा RT इक्वल्स R नोट ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा T, है ना। T यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में लेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस एट T इक्वल्स 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर डेंसिटी के मतलब सॉरी रेसिस्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज डेल्टा रो बटा रो नोट इक्वल्स अल्फा डेल्टा T, और इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट है सेल बैटरी। सेल बैटरी में यदि देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी यदि देखें तो बड़े वाले डंडे से यदि करंट बाहर निकल रहा है तो वो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी को बताएगा, और बड़े वाले डंडे पे यदि जा रहा है करंट तो वो चार्जिंग ऑफ बैटरी पे बताएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग है तो यहाँ पे VA माइनस VB हो जाएगा E, जो भी इसका E से कुछ निकल रहा है ना, डिस्चार्जिंग है तो E से कुछ निकलेगा, विच इज IR, ठीक है। ऐसा होगा। एक्चुअली इसको भी हम लोग उस तरीके से बना सकते हैं, विच ये देखो, जैसे कि हम लोग B से चलना चालू किए, ये यदि A से ही लिए तो VA, और छोटे डंडे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस ऑफ E, और इसमें प्लस होगा क्योंकि हम लोग चल इधर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसमें हो जाएगा प्लस IR इक्वल्स VB, ठीक है। सो VA माइनस VB लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा E माइनस IR, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हो। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें VA माइनस VB किधर हो जाएगा, इसमें VA माइनस VB हो जाएगा E प्लस IR, क्योंकि इसमें चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें E प्लस IR होगा, इसको भी आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है। जैसे यहाँ पे बैटरी E1 है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, E2 R2 E3 R3, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा इसमें E1 प्लस E2 प्लस E3, और सीरीज में ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ देखो रेसिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, ठीक है। इसमें यदि रेसिस्टेंस देखा जाए R इक्विवेलेंट तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, यदि ये R1 R2 और R3 है। बट यहाँ पे ये देखा जाए E इक्विवेलेंट, ठीक है, सो वो हो जाएगा E1 प्लस E2। इन दोनों का पोलैरिटी सेम है लेकिन इसका अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में बस माइनस आ जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से करना है E1 प्लस E2 माइनस E3। ना पैरेलल में देखा जाए तो इसमें जैसे इस तरीके से है, ठीक है, इसका R1 है, E1 है, R2 है, E2 है, R3 E3। इसमें R E इक्विवेलेंट हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, E इक्विवेलेंट इसमें हो जाएगा डेल्टा V, है ना। E इक्विवेलेंट वही चीज यहाँ पे डेल्टा V के बराबर ही है, विच इज VA माइनस VB, VA माइनस VB की ही है, इसी का वैल्यू आपका ये चीज हो आता है। समझ में आ गया। देखो जंक्शन पोटेंशियल देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें ये R2 है, ये V2 है, R1 है, V1 है, R3 V3, यहाँ पे थी निकालना तो इसमें भी सेम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखेना। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। समझ में आ गया। जंक्शन पोटेंशियल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है पॉइंट मेथड। अब देखो इस तरीके का यदि आपको सर्किट दिया हो तो इस पे कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये जितने भी पर्पल वाले दिख रहे हैं ना, ये सभी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए बने हैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट का दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट का दिया हुआ है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग 0 पॉइंट ले लो, मतलब कि वहां पे हम लोग 0 पोटेंशियल ले लो। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 पोटेंशियल ले लिया, तो ये 0 पोटेंशियल है, तो ये लोअर टर्मिनल पे है तो इसका हायर टर्मिनल पे +5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें 5 वोल्ट बनाना है। और ये अगर 0 तो इसके 10 वोल्ट वाले लोअर टर्मिनल पे -10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें 10 वोल्ट बनाना है। ठीक है, सो ये 10 वोल्ट है तो ये भी -10 वोल्ट हो जाएगा, ये 5 वोल्ट है तो ये भी +5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे भी 20 वोल्ट है तो इसका हायर टर्मिनल पे +20 वोल्ट हो जाएगा, और इधर यहाँ पे 0 है, तो इस तरीके से करना। तो इन दोनों का हमें क्या मिला, इन दोनों का हमें मिल गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली इनका भी मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों का भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। अब देखो यदि I1 निकालना है, ठीक है, I1 निकालना है तो यहाँ पे डेल्टा V बाय R करेंगे। डेल्टा V यदि हम लोग मान लेते हैं इधर हायर पोटेंशियल, ऑब्वियसली इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर से इधर करंट जा रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इधर से इधर करंट जाएगा, इसमें और इसमें देखा जाए तो करंट कहाँ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इस तरफ करंट जा रहा होगा। ठीक है, और इसमें इसमें करंट किधर जाएगा, इसमें एक्चुअल चेक करना पहले। अब देखो यहाँ पे I2 इधर जा रहा है क्योंकि ये वायर है, इसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और I1 इधर आ रहा है क्योंकि ये वायर है, इसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि रेसिस्टेंस मतलब सॉरी करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की हो। अब देखो एक तरफ I1 इधर गया, I2 इधर गया, कहाँ से जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से तो करंट आना चाहिए, तभी वो जा रहा होगा। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि करंट इधर से आएगा और इधर से फिर जाएगा, फिर इसमें ऊपर आएगा, फिर इधर से आएगा, इसमें ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करंट का फ्लो चल रहा होगा। अब यदि I1 का वैल्यू निकालना है तो डेल्टा V बाय R कर सकते हैं। डेल्टा V यहाँ पे देखो 20 - 5 हो जाएगा और R यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये होता है अपने पास 3.75 एम्पियर। I2 निकालना रहे तो इन दोनों का डिफरेंस लो। ठीक है, सो 20 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस -10 यानी कि 30/5 6 एम्पियर हो जाएगा। और I3 निकालना हो तो I3 में यहाँ पे तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो I3 ही तो इन दोनों में जाके डिवाइड हो रहा है ना, तो I3 ही I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, I3 में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, I1 और I2 तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, बट I3 के लिए हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई किधर जा रहा है उसका डायरेक्शन। सो I3 I1 प्लस I2 विच इज इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.75 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलो पावर लॉस देखा जाए तो पावर लॉस का सिंपल स्केलर एडिशन होता है, यानी कि P नेट इक्वल्स P1 P2 P3। ठीक है, पावर होता है V इंटू आई। ठीक है, इसी को हम लोग आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं या V स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। और एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो पावर को DE बाय DT करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखा जाए तो वही हीट इक्वल्स PT हो जाएगा पावर इंटू टाइम। इसी को हम लोग पावर को VI इंटू T लिख सकते हैं। इसी को आई स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर बटा R इंटू T लिख सकते हैं। और यदि वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर RT करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक चीज याद रखना, एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल को बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि जो जूल है उसका यूनिट होता है वॉट सेकेंड। ठीक है, सो किलो वॉट के लिए यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 जाके 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36, और देयरफॉर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और 36 से एक जीरो उधर लेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। समझ में आ गया। नाउ देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है। देखो इस तरीके से यदि दिया हुआ हो कि इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और ऊपर आर भी है, तो इसमें मैक्सिमम पावर तब होगा जब ये ऊपर वाला रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसमें करंट कितना जा रहा होगा। यदि करंट का बात किया जाए यहाँ पे, तो करंट इसमें जा रहा होगा आई इक्वल्स जो वोल्टेज है ये वाला ई बटा आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। सो पी इक्वल्स होता है आई स्क्वायर बाय आर, और आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी आई को हम लोग लिख सकते हैं ये, इसका स्क्वायरिंग करके आर लिख देंगे। अब देखो यदि रेसिस्टेंस जीरो यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो,
तो ये अगर जीरो होगा तो फिर पावर भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि रेसिस्टेंस ये वाला बहुत 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 बड़ा हो इससे, तो ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर। सो आर से आर कटा तो ये बन गया ई स्क्वायर बाय आर, जैसा कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर वाला। तो वो चीज यहाँ पे बन जाएगा यदि ये बहुत बहुत छोटा हुआ, तो कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट होगा। अब देखो मैक्सिमम पावर हमें कब देखने को मिलेगा, व्हेन आर एक्सटर्नल, ये वाला एक्सटर्नल आर इन के बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, ठीक है, देन मैक्सिमम पावर लॉस होता है वहां पे। ठीक है, इससे ये देखो इस तरीके का ग्राफ आता है। और मैक्सिमम पावर लॉस कहाँ पे होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है बल्ब। देखो बल्ब में कुछ चीजें लिखा हो रहता है पहले से, जैसे पी रेटेड, पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड। ये एक्चुअली है मैक्सिमम औकात ऑफ बल्ब, ठीक है, कि बल्ब कितना ज्यादा पावर ले सकता है या उसका कितना ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है, ये दिया रहता है ताकि हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को निकाल सकें। अब देखो क्या है कि पावर इक्वल्स होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सो रेसिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, वही चीज यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल्स हो जाएगा वी रेटेड का स्क्वायर बटा पी रेटेड। ये हमें इसलिए दिया रहता है ताकि हम लोग रेसिस्टेंस को निकाल सके, ठीक है ना। देखो पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड जो है, ठीक है, पावर रेटेड के बराबर नहीं होता है। पावर कंज्यूम है वो वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर, ठीक है। पावर तो ऑब्वियसली वी स्क्वायर बाय आर ही होगा, लेकिन पावर कंज्यूम उतना ही होगा जितना हम लोग उसमें वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है। वोल्टेज सप्लाई का पावर कंज्यूम बेसिकली सर्किट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों जो चीज है ये बल्ब का प्रॉपर्टी है, बट पावर कंज्यूम सर्किट पे डिपेंड करता है। अब सर्किट पे उतना ही हम लोग पावर कंज्यूम करा सकते हैं जहां जितना मतलब कि वोल्टेज सप्लाई किए, ठीक है। तो ये बल्ब उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना हम लोग उसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उस सर्किट में वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी एस का स्क्वायर बाय वी आर का स्क्वायर इंटू पी आर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, यानी कि पावर कंज्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा कहीं ना कहीं पावर रेटेड के, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है। इसे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब है, इसका पी रेटेड 1 है, वोल्टेज सबका सेम ही है, ठीक है, वी रेटेड सबका सेम है। तो इससे हम लोग सबका रेसिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। और आर इक्विवेलेंट यदि निकालना रहा है तो इस तरीके से हम लोग आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। और यदि पावर टोटल निकालना पड़े तो हम लोग यहाँ से वी स्क्वायर, ये वाला वी स्क्वायर बटा आर इक्विवेलेंट करके निकाल सकते हैं। और ये सभी R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू यहाँ पे हमें पता ही है। सो एक्चुअली जो पी टोटल है, यानी कि कह सकते हैं कि पी कंज्यूम्ड, ठीक है, पी टोटल या पी कंज्यूम, ये अगर निकालना रहे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी कंज्यूम्ड, ठीक है, 1 अपॉन पी कंज्यूम्ड टोटल। एक्चुअली पी कंज्यूम टोटल है 1 अपॉन पी कंज्यूम टोटल इक्वल्स 1 अपॉन पी आर वन प्लस 1 अपॉन पी आर टू प्लस 1 अपॉन पी आर थ्री। बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये वाला होल कंप्लीट टर्म यहाँ चले जाएगा और पी टोटल वाला नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बट ये पी कंज्यूम्ड और पी रेटेड में रिलेशन आया सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट पी कंज्यूम्ड का अगर पी कंज्यूम्ड में ही रिलेशन देखा जाए तो इसका मान लो पी कंज्यूम्ड 1 है PC1, इसका पी कंज्यूम्ड 2 है PC2, इसका पी कंज्यूम्ड 3 है PC3। सो पी कंज्यूम्ड टोटल यदि पूछा जाए तो वही PC1 प्लस PC2 प्लस PC3 आ जाएगा, सिंपल सा। लेकिन यदि रेटेड के टर्म से पूछा जाए तो फिर हम लोग इस तरीके से उसको निकालते हैं, ठीक है। उसमें ये वाला फॉर्मूला आता है सीरीज में। सो पी कंज्यूम्ड, देखो पावर इक्वल्स होता है आई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सो पी कंज्यूम्ड इक्वल्स आई स्क्वायर आर होगा। अब सीरीज में क्या है, सीरीज में जो करंट है वो सेम होता है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब के। तो पी कंज्यूम प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है ना, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है यहाँ पे वो पी रेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पी कंज्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, इस बात क्या रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो पी कंज्यूम ये पी रेटेड आ रहा, तो इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, इसमें तो यहाँ पे फिर वोल्टेज आ गया ना। अब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम नहीं है, ठीक है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो पी कंज्यूम्ड प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में पी कंज्यूम्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, यानी कि पी रेटेड जितना ज्यादा होगा बल्ब का, ठीक है, उतना ही कम उसका पी कंज्यूम्ड होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब प्रोपोर्शनल होता है पावर कंज्यूम्ड के, यानी कि पावर कंज्यूम जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब भी उतना ज्यादा होगा। और सिंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इनवर्सल प्रोपोर्शनल है तो उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। बट वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात किया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल सा जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो वन वन प्लस R1 R2 R3 आ जाएगा, ठीक है। और R1 R2 R3 तो हम लोग सिंपल सा इस फॉर्मूले का यहाँ पे ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो पी टोटल कितना हो जाएगा, वही वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पी कंज्यूम्ड टोटल, यानी कि पी टोटल सिंपल सा यही आ गया, है ना, यानी कि PR1 प्लस PR2 प्लस PR3। और पी कंज्यूम्ड में रिलेशन देखा जाए तो एक बात याद रखना, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, है ना, पी कंज्यूम्ड का रिलेशन पी कंज्यूम के साथ सिंपल सा स्केलर एडिशन ही होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था स्केलर एडिशन पावर लॉस में। समझ में आ गया। तो ये चीजें यहाँ पे है ना। तो
सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कंज्यूम्ड का पावर रेटेड से रिलेशन ऐसा बनता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पीसी पैरेलल में पीसी इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे वी कांस्टेंट है। ठीक है, हमने यहाँ में पावर का फॉर्मूला दो होता है ना, पावर इक्वल्स आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, ये हम सीरीज में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आई कांस्टेंट है, ये हम पैरेलल में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वी कांस्टेंट है। तो इसमें पीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब आया है ना, जो पीसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी रेटेड। सो देयरफॉर पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड हो गया पैरेलल के लिए। ठीक है, सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम के, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीआर होता है एंड पैरेलल में पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआर। इस तरीके से हम लोग अब ब्राइटनेस ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं ये सिंपल सा पी रेटेड को देख के। ठीक है, तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखना। नाउ हीटर कॉइल देखा जाए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे R1 है R2 है, हम डायरेक्ट यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हीटर कॉइल लगा दिया। सो टाइम यदि देखा जाए, इसको T1 टाइम लग रहा था, इसको T2 टाइम लग रहा था, इसको हीट करने में T1 प्लस T2 लग जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस R1 को T1 टाइम लग रहा था, इस R2 को T2 टाइम लग रहा था, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। इसको कितना टाइम लगेगा, 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, बिल्कुल जैसा रेजिस्टेंस में ऐड कर देते हैं उसमें ही ऐड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो नए वाले को ज्यादा टाइम लगेगा पुराने वाले से। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लस हो रहा है, बट वहीं पे पैरेलल में यदि जोड़ेंगे तो नए वाले को कम टाइम लगेगा पुराने वाले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, है ना। इन दोनों में जितना टाइम लगा था दोनों से ही इसमें कम टाइम लगने वाला है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते ही हो। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए ये सेंसिटिव होता है एंड मेजर वेरी स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को मेजर करता है एंड प्रोड्यूस लार्ज एरर, लार्ज एरर को प्रोड्यूस करता है। गैल्वेनोमीटर से आमीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, सो इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक स्मॉल शंट कर देते हैं, स्मॉल रेसिस्टेंस को शंट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो स्मॉल रेसिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, इसी को हम लोग शंट बोल देते हैं, शंट करते हैं। अब ये जो कंप्लीट है गैल्वेनोमीटर का, हम जो पैरेलल में शंटिंग कर दिया, ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास आमीटर। ठीक है, सो अब देखो क्या है, अब टोटल सर्किट में, यहाँ पे टोटल सर्किट में आई जा रहा था, अब करंट का यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पैरेलल सर्किट बना दिया। सो इसमें जाएगा आईजी गैल्वेनोमीटर में, और इसमें चला जाएगा, इस कंप्लीट आई में से इस आईजी को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो अब देखो क्या होगा। अब यदि आमीटर में देखा जाए तो आमीटर में करंट जो है ना, ये कंप्लीट आमीटर है, तो आमीटर में ये इनिशियल वाला ही करंट जाता है। ठीक है, टोटल करंट, समझ गया। तो इसमें बेसिकली क्या है कि स्मॉल रेसिस्टेंट को हमने शंट कर दिया पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, एंड जो होल आमीटर है, कंप्लीट आमीटर, उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं मेन सर्किट से। ठीक है, इस आमीटर को हम लोग ऑब्वियसली मेन सर्किट से सीरीज में, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं आमीटर को। अब देखो रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर यदि देखा जाए, ये वाला रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर, तो ये इस कंप्लीट ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो GS बाय G प्लस एस, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कंप्लीट रेसिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या चीज है, इसमें एक आता है कैपेसिटी ऑफ आमीटर। कैपेसिटी ऑफ आमीटर क्या आता है, आमीटर हम लोग करंट को मेजर करते हैं, इसमें लिख देता हूं मैं, आमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, इस बात को आप लोग को पता होगा। सो इसके लिए कैपेसिटी ऑफ आमीटर हो जाएगा टोटल करंट बाय गैल्वेनोमीटर का करंट। ठीक है, टोटल करंट जितना आया, जितना और जितना गैल्वेनोमीटर में गया। अब देखो इसमें मेन चीज है ये सबसे मेन चीज है इसमें। ठीक है, यही आमीटर को आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। कहीं भी कुछ दिक्कत हो डायरेक्ट इसको लिख देना, यानी कि जो आपका इसका वोल्टेज है इस वाले का, वही तो इस वाले का वोल्टेज होगा। जो आपका पैरेलल है उसमें वोल्टेज तो सेम ही होता है ना इसके। सो जो इसका वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज होगा, और वही आमीटर का भी वोल्टेज होगा। इतना तो समझ में आता है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा शंटिंग के। ठीक है, सो इसके पास कितना करंट जा रहा है, इसके पास करंट जा रहा है IG, और इसका रेसिस्टेंस है G। ठीक है, और शंटिंग के पास कितना यहाँ पे मतलब पोटेंशियल हो रहा है, इसका करंट हो जाएगा ये I माइनस आई जी, यानी इसका रेसिस्टेंस S। बस बात खत्म। S को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे IG, ये IgG बटा 1 माइनस IG। अब यदि इस IG को हम लोग नीचे लाके इसमें भी IG से डिवाइड कर दे, इसमें भी IG से डिवाइड कर दें, तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है, वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, इस कंप्लीट IG को एक्चुअली यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके नीचे लेके आ गया, तो ये IG इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा ये सब। अब देखो क्या है, ये चीज क्या हो जाएगा, ये जो चीज है ये ऑब्वियसली N आ जाएगा, यानी कैपेसिटी ऑफ आमीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये हो गया G बाय N-1। तो शंटिंग का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा G बाय N-1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वहीं पे यदि वोल्ट मीटर में देखा जाए, सो समझ गए ना आप लोग, इसी तरीके से करना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए बस इसको लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यदि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन हो, वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, ये ऑब्वियसली वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, वोल्टेज को मेजर। सो इसमें क्या है कि ये मेन सर्किट से इसमें लगता है पैरेलल में,
जैसे ये मेन सर्किट है मान लो, और इसके पैरेलल में हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। सो जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग यहाँ पे एक लार्ज रेसिस्टेंस लगा देते हैं, और यही दोनों मिलके हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाता है। ठीक है, सो अब क्या है कि टोटल करंट इसमें आई जा रहा था, गैल्वेनोमीटर से आईजी जाएगा, गैल्वेनोमीटर से भी आईजी जाएगा और वोल्ट मीटर से भी आईजी जा रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सीरीज में है, सीरीज में करंट आपका सेम रहता है। अब देखो यदि वोल्टेज देखा जाए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा ऑब्वियसली, बट यदि इस कंप्लीट के अक्रॉस वोल्टेज देखा जाए, है ना, कंप्लीट ये वोल्ट मीटर बन गया, सो इसका वोल्टेज जो है ये क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज और इस कंप्लीट का वोल्टेज, जितना ही वोल्ट मीटर में वोल्टेज जाएगा उतना ही इस वाले रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज जाएगा। ठीक है, सो इसमें करंट कितना जा रहा होगा, इसमें करंट जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, एक V इक्वल्स आई माइनस आई जी इंटू स्मॉल आर, ये भी लिख सकते हैं, और आई जी इंटू वी। ठीक है, और V का रेसिस्टेंस कितना है, V का रेसिस्टेंस ये G प्लस आर है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सो दो चीज आप लोग लिख सकते हो, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिकली इसमें क्या था, इसमें था कि लार्ज रेसिस्टेंस R को हमने सीरीज में कनेक्ट किया विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में हमने सीरीज में, अच्छा ये जो लार्ज रेसिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं ना, ये गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ऐड करते हैं, याद रखना। और कंप्लीट जो वोल्ट मीटर बना, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ लार्ज रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड करने के बाद इस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं मेन सर्किट के साथ। समझ गया। अब रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का बात किया जाए, सॉरी रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो ये ऑब्वियसली G प्लस आर ही हो जाएगा। और कैपेसिटी ऑफ वोल्ट मीटर क्या, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, तो टोटल वोल्टेज, ठीक है, ये वाला टोटल वोल्टेज और जितना गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज डिपॉजिट हो रहा है वो हो जाएगा। अब इसमें ये मेन चीज है, ठीक है, ये इसमें मेन चीज रहेगा, इसको याद रख लेना, करंट वाला। ठीक है, करंट इस वाला इसमें याद रख लेना। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोग वोल्टेज को लेकर चलते थे और इसमें हम लोग करंट को लेकर चलेंगे, याद रखना ये चीज थोड़ा अलग है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ये करंट मेजर करता है तो हम लोग वोल्टेज को क्यों रेफरेंस लें, तो भाई लेना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और ये वोल्टेज मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, तो इसमें करंट को लेकर चलना तो अच्छे से मेजर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो मैं आपका क्वेश्चन जिससे ईजी हो मैं आपको वही चीज बताता हूँ। अब देखो IG है, सो ये वाला IG, कंप्लीट IG इक्वल्स IB, जितना इससे मतलब करंट जा रहा होगा उतना इससे जाएगा। ठीक है, अब इस IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि IG का वैल्यू देखा जाए इस वाले में, इस वाले में IG का वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियसली जो इसका वोल्टेज है और जो इसका ये है। ठीक है, जो इसका वोल्टेज हो गया VG, मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, बटा जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है वो। इसमें देखा जाए तो इसका वोल्टेज है V, इसका वोल्टेज है V, बटा इसका रेसिस्टेंस क्या है, इस कंप्लीट रेसिस्टेंस का देखो G प्लस आर है, तो ये लिख दिया हमने, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। सो अब बस इसी को रीअरेंज कर लो। सो इस VG को नीचे भेजेंगे, इस G प्लस आर को ऊपर भेजेंगे, तो G प्लस आर बटा G इंटू V बाई VG, और V बाई VG हमारा क्या होता है, N होता है, सिंपल सा कैपेसिटी ऑफ वोल्ट मीटर। सो अब G प्लस आर और उधर जाके ये GN हो जाएगा। सो देयरफॉर R का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यदि इसको भेजेंगे तो इधर, तो ये हो जाएगा GN-1। ठीक है, सो R का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया GN-1, और R क्या था, वही रेसिस्टेंस जो हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ऐड किया था वोल्ट मीटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और इस तरीके से आमीटर को सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। चलो आमीटर और वोल्ट मीटर में बेसिक डिफरेंस देखें, तो आमीटर में ऑब्वियसली स्मॉल शंट कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, है ना, और वोल्ट मीटर में लार्ज रेसिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और कंप्लीट आमीटर को हम लोग सीरीज में ऐड कर देते हैं सर्किट के साथ, और कंप्लीट वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक है, कंप्लीट वोल्ट मीटर को हम लोग यहाँ पे पैरेलल में, ठीक है, PA, है ना, पैरेलल में ऐड करते हैं हम लोग सर्किट के साथ। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेटर वही है G प्लस एस बाय, मतलब GS बाय G प्लस एस, और शंटिंग का फॉर्मूला हो जाएगा G बाय N-1। ठीक है, G बाय N-1, और N हो जाएगा यहाँ पे IA बटा IG। ठीक है, इसमें जो N है, इसमें N हो जाएगा यहाँ पे V बटा VG। ठीक है, VV बोल देते हैं बटा VG। सो समझिए ना आप लोग, इसमें शंट हो जाएगा G बाय N-1, और N का वैल्यू वही जो जितना करंट आमीटर में जा रहा है बटा गैल्वेनोमीटर। इसमें रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर G प्लस R हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो ये R है इसका वैल्यू हो जाएगा GN-1, और यहाँ पे N का वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर बाय वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और आइडियल आमीटर याद रखना, आइडियल आमीटर में रेसिस्टेंस 0 होता है, मतलब आमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसका रेसिस्टेंस 0 हो तो आराम से करंट चले जाना चाहिए। जैसे कि मान लो ये है, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए, है ना। और एक्चुअली हम इसको पैरेलल में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है वो कम से कम हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एस को बहुत छोटा करते हैं ताकि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आए वो एस से भी छोटा आ जाए, इस वजह से। ठीक है ना, सो जो हमारा आइडियल एमीटर है उसका रेसिस्टेंस अराउंड 0 ही होता है एंड बिहेव करता है वो सिंपल वायर की आराम से यहाँ से करंट चले जाना चाहिए। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लार्ज रेसिस्टेंस ऐड करते हैं ताकि ये जो रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वो भी इन्फिनिटी हो जाए। और ये बिहेव है ओपन वायर यानी कि ब्रोकन वायर से ऐड करता है। देखो ये मेन सर्किट था, है ना, ये मेन सर्किट था। अब इसके हमने पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐड किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि सारा करंट यहाँ से जाए, इसमें करंट ना आए।
ठीक है, इसमें करंट हम लोग क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे करंट आएगा, तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि इससे करंट उतना फ्लो ही ना करे, सारा का सारा करंट या मैक्सिमम करंट इससे ही चला जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसका जो आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ब्रोकन वायर से काम करेगा, ब्रोकन वायर या ओपन वायर, तो इससे करंट उतना नहीं जाएगा। ठीक है, सो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, आइडियल वोल्ट मीटर का और आइडियल एमीटर का। इतना याद रखना, आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज देखा जाए तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं, देखो इस तरीके का यहाँ पे होता है इसका। अब यदि इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए, या इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए, यानी कि कुल मिला के R1/R3 हो जाए, ये इक्वल्स R2/R4, रेशियो बराबर हो, तो जो I5 है ये R5 जो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ से कोई रेसिस्टेंस नहीं जाएगा, मतलब सॉरी करंट यहाँ से कोई पास नहीं जाएगा। यानी कि इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन करंट इन R5, इस R5 में वो करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, करंट है ना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला कंप्लीट सीरीज में आ जाएगा R1+R2, और ये वाला सीरीज में आ जाएगा R3+R4। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1+R2 और ये हो जाएगा R3 है ना +R4। अब इन दोनों का यहाँ पे हम लोग पैरेलल एडिशन कर देंगे, तो वो तो आप लोग जानते हो पैरेलल में कैसे ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं। नाउ मीटर ब्रिज का बात देखा जाए तो मीटर ब्रिज अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है ना, और ये बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही। जैसे इस तरीके का आपका मीटर ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज यानी कि 1 मीटर का इसका यहाँ पे लेंथ होगा। ठीक है, 1 मीटर बोल दो या 100 सेंटीमीटर बोल दो यहाँ पे। इसमें एक नॉन रेसिस्टेंस होगा और एक अननोन रेसिस्टेंस होगा। नॉन रेसिस्टेंस लेट से आर है और अननोन रेसिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल आर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ये कैपिटल आर बाई यहाँ जो लेंथ है एल। ठीक है, देखो एक्चुअली कहाँ पे हमें यहाँ पे लेना है, जहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर आया है ना, इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, सेंटर पे अलग नहीं होता, जहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, उस वाले से इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरफ वाले पार्ट को हमने L बोल दिया, तो इधर वाला पार्ट L2 हो जाएगा, और L2 का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे 100 - L दिया, यहाँ पे L सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पे 100 लिया गया है। ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको मतलब अपना दिमाग में लाके यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। सो यही है R/L इक्वल्स स्मॉल r बाय 100 - L, स्मॉल बाय 100 - L। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली वही बस व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही ये बेस्ड है ना। और यहाँ पे एक लैम्डा भी दे दिया रहता है कभी कभी, यानी कि मान लो कि आपका रेसिस्टेंस ग्रेडियंट दे दिया रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लैम्डा जैसे दे दिया हो आपके पास R/L, तो जैसे कि मान लो ये दे दिया हो 2 ओम पर मीटर है ना, तो अब आपको यहाँ पे लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, लेट से आपका लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस पता करना है, तो आप लोग उसको कैसे पता करोगे। ठीक है, आपको ना ही ये दिया हुआ हो ना ही ये दिया हुआ हो। ठीक है, आपको ये बस एक ही चीज दिया हो, ये 30 सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछ लिया, आप उसको कैसे करोगे। तो ये अगर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो ये ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बात तो पता है। आप जैसे देखो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ तो आर उसके अप्रोक्स क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स होता है लैम्डा इंटू एल। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 2 ओम पर मीटर दिया हुआ है और लेंथ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग इसको 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर 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 कटा, 0 0 कटा, 2 5 10, ये 3/5 ओम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, सिमिलरली हम लोग इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यदि ये चीज दिया हुआ हो, लैम्डा वगैरह दिया हो, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है लेडर सर्किट। लेडर सर्किट इस तरीके से दिया है, कई बार आपको यहीं पे खत्म कर देता है और कई बार इन्फिनिटी पे जाता है। यहीं पे यदि मान लो खत्म कर दे इसी पॉइंट पे, तो सिंपल सा यहाँ पे इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दो, फिर जो भी आए उसके साथ इसको पैरेलल में ऐड कर दो। ठीक है, फिर इस कंप्लीट को फिर सीरीज में ऐड कर लो, यानी कि अगर छोटा हो तो डायरेक्ट उसको सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं, लेकिन बड़ा हो तब क्या करना है। देखो बड़ा हो तब देखो यूनिट देखो, एक ये यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे यूनिट चलता जाता है। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक यहाँ पे यूनिट चलेगा। सो जैसे देखो यहाँ पे इस कंप्लीट को हमने यहाँ पे x बोल दिया। ठीक है, इस कंप्लीट को हमने यहाँ पे x बोल दिया, और x क्या है, x ऐसे यूनिट से ही मिलकर बना हुआ है, तो एक यूनिट को हमने छोड़ के बाकी सारे यूनिट को हमने यहाँ पे x बोल दिया, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो भी इसका x के ही बराबर आएगा। ठीक है, अराउंड x के ही बराबर आएगा। ठीक है ना, इसको हमने x बोल दिया और ये टोटल भी x है, क्योंकि यार अगर समंदर में 1 लोटा पानी डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वही कहानी यहाँ पे, ये भी उतना ही है और इसका कंप्लीट भी उतना ही हो जाएगा। सो देयरफॉर यदि हम लोग इसका देखें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा XR प्लस x प्लस R। ठीक है, पैरेलल वाला, इसमें हमने इसको ऐड कर दिया R और बराबर हमने x लिख दिया, क्योंकि जितना इसका है उतना इस कंप्लीट का भी हो जाएगा, है ना, वही अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल करके भी यदि डायरेक्ट वैल्यूज दिया हुआ हो तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाए। एक तरीका और भी है, जैसे कि यहाँ पे देखो
x यदि हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो x का वैल्यू जो है वो r से तो पहली बात तो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे r में कुछ ऐड हो रहा है तो r से बड़ा है, और 2r से छोटा होगा, इस बात का रखना। जो भी यहाँ पे देखो अगर इसका हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे तो इसका रेसिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो किसी भी हालत में r से तो बड़ा होगा ही नहीं। अब क्योंकि ये वाला जो चीज है ना ये आपका r से छोटा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैरेलल में ऐड कर रहे हैं, तो ये जो चीज है ये आपका x से भी छोटा होगा और r से भी छोटा होगा, है ना, इस कंप्लीट का वैल्यू। ठीक है, अब इस कंप्लीट का वैल्यू r से यदि छोटा है तो इसमें यदि r को ऐड कर देंगे तो इस कंप्लीट का वैल्यू 2r से थोड़ा छोटा आ जाएगा। ठीक है, सो जो x का वैल्यू आया ये आपका r से बड़ा आएगा और 2r से छोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से करके अभी आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो होल सिस्टम का वैल्यू x है, तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो उसको। और यदि नॉर्मल दिया हुआ हो कहीं एक लिमिट तक तो उसमें तो डायरेक्ट आप लोग सीरीज पैरेलल करके ही निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में देखो एट टी इक्वल्स 0, है ना, आरसी सर्किट में टी इक्वल्स 0 और टी इक्वल्स इन्फिनिटी पे देखना। टी इक्वल्स 0 पे यहाँ पे एक्सी यानी कि कह सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या कुल मिला के यही समझो कि रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, वो 0 है यहाँ पे। अब रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर यदि 0 हो तो वो सिंपल वायर जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, एक्सी यदि 0 है तो वो सिंपल वायर जैसा एक्ट करेगा, है ना। और ये कब होता है? टी इक्वल्स 0 यानी कि जस्ट की इज क्लोज्ड, हमने जस्ट की को क्लोज किया और यहाँ पे सिंपल वायर जैसा रिएक्ट करेगा, यानी कि करंट जो है, ठीक है, जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा। बट वहीं पे टी इक्वल्स इन्फिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट में, ये लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है, स्टेडी स्टेट लॉन्ग टाइम के बाद एक्सी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है, इतना समझो कि टी इक्वल 0 है ना तो कैपेसिटर बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, यानी कि करंट आराम से चले जाएगा। और टी इक्वल यदि इन्फिनिटी है तो बस इतना समझो कि जो कैपेसिटर है वो एकदम दूर दूर चला गया, इतना दूर चला गया कैपेसिटर, तो इससे करंट यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करके विजुअलाइज कर सकते हो। बाकी वही बात है, एक्सी का जो वैल्यू है वो होता है 1/ओमेगा c, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। ठीक है, और t इन्फिनिटी है, सो देयरफॉर एक्सी भी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे t 0 है तो एक्सी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सी वही आपका रेसिस्टेंस से आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो रेसिस्टेंस यदि 0 है तो ऑब्वियसली सिंपल वायर होगा, रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है तो ओपन वायर होगा, ओपन वायर है तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है टी इक्वल 0 टी इक्वल इन्फिनिटी पे क्या क्या केसेस बनेंगे। अब टी इक्वल 0 पे ये सिंपल वायर जैसा एक्ट करेगा, रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस में सिर्फ फर्क पड़ेगा, सिंपल वायर जैसा एक्ट करेगा तो सारा का सारा जो करंट है वो यहीं से आ जाएगा। करंट को देखो क्या पसंद है, करंट को रुकावट बिल्कुल पसंद नहीं है। अब करंट के पास यदि सिंपल वायर से जाने का ऑप्शन है तो वो ना ही इधर से जाएगा ना ही इधर से जाएगा, यानी कि एक वायर क्लोज होने के बाद भी करंट ना ही यहाँ से जाएगा ना ही यहाँ से जाएगा, सारा का सारा करंट यहीं से आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसको सिंपल वायर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आर इक्विवेलेंट बस 10 ओम के ही बराबर हो जाएगा। देयरफॉर करंट हो गया आपके पास टोटल वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज 1 एम्पियर। इसमें देखा जाए तो इसमें टी इक्वल्स इन्फिनिटी पे जो ये कैपेसिटर था वो ओपन वायर जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, ओपन वायर जैसा एक्ट करेगा। अब देखो इसमें यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे रेसिस्टेंस आ जाएंगे, यानी कि दोनों यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ पे इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेना है तो 10 और 10 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल में यदि ऐड करेंगे तो 5 ओम हो जाएगा, और 5 + 10 15 हो गया। ठीक है, सो करंट हो जाएगा इसमें 10 बटा ये टोटल 15 विच इज 2/3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस चीजों को कर सकते हो। नाउ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का देखा जाए तो देखो चार्ज एट टाइम t, जब चार्जिंग हो रहा है ये हो जाएगा इक्वल्स Q0 ब्रैकेट 1 - e⁻t/RC। ठीक है, t/RC। देखो Q0 जो है ना ये Q मैक्सिमम का वैल्यू है, यानी कि इसका वैल्यू होता है CV के बराबर। ठीक है, और यदि इसी को डिफरेंशिएट कर दें यानी कि I इक्वल्स dQ/dt कर दें तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा विच इज IT इक्वल्स I0 e⁻t/RC। ठीक है, और ये जो I0 ये I मैक्सिमम का वैल्यू है, और I मैक्सिमम कितना होता है? ऑब्वियसली ये V/R के बराबर होता है। Q मैक्सिमम CV हो जाएगा और I मैक्सिमम V/R के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम है, इस बात को याद रखना, जिसका वैल्यू होता है RC के बराबर। ठीक है, और E का वैल्यू आप लोग यहाँ पे 2.7 करके भी ले सकते हो। ठीक है, टाइम कांस्टेंट T इक्वल्स RC के बराबर, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट पे यदि QT का वैल्यू पूछ ले तो इस T के जगह बस यहाँ पे RC लिख देना, तो यहाँ पे जैसे कि -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, सो ये -1 है तो ये चीज 1/E हो जाएगा, 1/E 2.7 हो गया। सो इसको मतलब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2.7 - 1/2.7, तो ये हो गया 1.7/2.7 विच इज 17/27। इसको यदि 17/27 को यदि सब मतलब करोगे कैलकुलेट तो ये 0.63 के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि QT एट टाइम इक्वल्स RC, यानी कि QT एट टाइम कांस्टेंट आपके पास 0.63 ऑफ Q0 आ जाएगा, यानी कि 63% ऑफ Q0 आ जाएगा, वही यहाँ पे भी है। ठीक है, एट टाइम कांस्टेंट, ठीक है, एट टाइम कांस्टेंट जो आपके पास QT का वैल्यू है, ये एक्चुअली QT है, QT का वैल्यू है वो 63% ऑफ Q0 आ जाएगा। ठीक है, एट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, QT इक्वल्स 0.63 ये ले लो या 63% बोल दो, एक ही बात है, ऑफ Q0 एट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए।
अब देखो एट टी इक्वल्स जीरो क्या होगा, टी इक्वल्स जीरो पे क्यूटी का वैल्यू जीरो है, जैसे यहाँ पे देखो टी इक्वल्स जीरो पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्यूटी का वैल्यू जीरो, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ पे टी इक्वल्स जीरो कर दोगे तो क्यूटी का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, और टी इक्वल जीरो करोगे तो आई टी का वैल्यू यहाँ पे आई नोट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे जीरो करोगे तो समथिंग टू दी पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये वन हो गया, सो आई टी इक्वल्स आई नोट हो जाएगा। यहाँ पे यदि जीरो करोगे सो ये वन हो गया आपके पास, सो वन माइनस वन जीरो, तो ये क्यूटी के बराबर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और टी इक्वल्स इन्फिनिटी कर दें सो इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली देखो इन्फिनिटी पे यहाँ पे देखा जाए सो टाइम इक्वल्स इन्फिनिटी पे यहाँ पे क्यू नोट के ही बराबर आ जाता है क्यूटी का वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे यदि इन्फिनिटी करोगे सो समथिंग टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि माइनस है तो ये वन माइनस वन बाय ई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंप्लीट इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, सो वन माइनस जीरो हो गया तो ये वन ही आ गया, तो क्यूटी का वैल्यू क्यू नोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और आई टी का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी करोगे सो माइनस इन्फिनिटी है तो वन बाई ई इन्फिनिटी हो जाएगा, सो ये कंप्लीट इन्फिनिटी हो गया, सो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये जीरो हो गया, सो आई टी इक्वल्स जीरो हो गया इस बराबर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए। मेन चीज वही यहाँ पे टाइम कांस्टेंट और ये वाला रिलेशन। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्यू टी इक्वल्स क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर। ठीक है, और इस तरीके से इसका नीचे ग्राफ जाता है। इसमें यदि टाइम कांस्टेंट पे देखा जाए तो क्यूटी का वैल्यू यहाँ पे 37% ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल आप इसी तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें टाइम कांस्टेंट पे क्यूटी का वैल्यू यहाँ पे 37% हो जाएगा, यानी कि क्यूटी इक्वल 0.37 ऑफ क्यू नॉट एट टाइम कांस्टेंट। इसमें टी इक्वल जीरो पे क्यूटी का वैल्यू क्यू नॉट हो जाएगा, और टी इक्वल इन्फिनिटी पे क्यूटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और जैसा कि मैंने इसमें बताया था उस तरीके से आप सिमिलरली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ठीक है, और ये डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा मत करना कि छोड़ देना। ठीक है, इसको भी जरा देख लेना, और फॉर्मूला एटलीस्ट तो आपको दोनों का ही फॉर्मूला याद होना चाहिए चार्ज का। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये था इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।